हेलो एवरीवन। तो पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज़ में अभी तक अपन कर चुके हैं 2013 से 2022 तक के क्वेश्चन। आज करते हैं 2023 का पेपर और कल अपना कंप्लीट हो जाएगा 2024 का। तो पॉलिटी सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके जस्ट बाद देखते हैं कौन सा सेगमेंट स्टार्ट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसमें जनांकीय निष्पादन, वन और पारिस्थितिकी, शासन सुधार, स्थिर सरकार, कर और राजकोषीय प्रयास। समस्तर कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपयुक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निष्कर्ष के रूप में प्रयुक्त किया? तो भाई इनमें से किन को प्रयोग किया? इसमें 3 का प्रयोग किया है। किस किस का प्रयोग किया है? इसमें प्रयोग किया है जनांकीय निष्पादन, वन और पारिस्थितिकी और कर एवं राजकोषीय प्रयास। इनका प्रयोग किया है 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा, है ना। पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो भाई, केंद्रीय करों में प्रत्येक राज्य की हिस्सेदारी निर्धारित करने के लिए आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानदंड निर्धारित भार निम्नानुसार हैं। आय दूरी जो है ये 45%, जनसंख्या 2011 के अनुसार 15%, क्षेत्रफल 15%, वन और पारिस्थितिकी 10%, जनसांख्यिकी प्रदर्शन 12.5% और कर प्रयास कितना है भाई? 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? तो विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय होता है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी की फॉर्म में। आंसर तो उसका वही रहेगा। देखो, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। आर्टिकल 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। संविधान निर्माता इस बात को लेकर संशय में थे कि इन दोनों वाक्यांशों में से किसका प्रयोग करें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सरकार के प्रारूप में इस वाक्य का प्रयोग किया गया था, किसी व्यक्ति को उसके प्राण और स्वतंत्रता से यथोचित विधि प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। किंतु संविधान सभा इस वाक्य को लेकर बहुत सहज नहीं थी। उसे खतरा था कि शब्दावली की व्याख्या पर कई विवाद हो सकते हैं और वह ऐसे विवादों की गुंजाइश छोड़ने के पक्ष में नहीं थी। उसे यह भी चिंता थी कि इस शब्दावली के कारण व्यक्ति के अधिकार असीमित हो सकते हैं और संसद की शक्तियां इतनी कम हो सकती हैं कि राष्ट्रीय एकता व अखंडता की रक्षा के लिए व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता को सीमित करना जरूरी होने पर भी संभवतः वह ऐसा ना कर सके। चूंकि भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए संविधान सभा ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यथोचित विधि प्रक्रिया वाक्यांश को हटाकर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश को स्वीकार किया। या इस परिवर्तन का मतलब यही है कि संविधान सभा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मामले में न्यायपालिका को सिर्फ यह शक्ति देना चाहती थी कि वह कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेशों में वह निरीक्षण करे कि वह संसद द्वारा पारित विधि के अनुरूप है या नहीं, ना कि यह शक्ति कि वे संसद द्वारा पारित विधि का परीक्षण इस आधार पर करें कि इस विधि की अंतर्वस्तु या मूल उद्देश्य अपने आप में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है या नहीं। किंतु रोचक बात यह है कि संविधान लागू होने के बाद इस वाक्य की व्याख्या में परिवर्तन आया जो आज तक बना हुआ है। संविधान लागू करने के बाद इस वाक्यांश की व्याख्या में हुए परिवर्तनों को 2 चरणों में समझा जा सकता है। पहला चरण 1975 से पहले का है। इस चरण में न्यायालय ने इस वाक्यांश की व्याख्या प्राय ब्रिटिश ढांचे के अनुसार ही की और संसद द्वारा बनाई गई विधियों का पुनर्विलोकन करने से स्वयं को रोका। एक ही गोपालन बनाम मद्रास राज्य का मामला इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किंतु 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने जिस तरह से आपातकाल की घोषणा की और व्यक्तियों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया संभव है, उसने न्यायपालिका के दृष्टिकोण को परिवर्तित किया। इस परिवर्तन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उदाहरण मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में दिखता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश को यथोचित विधि प्रक्रिया का समानार्थक घोषित किया और स्पष्ट किया कि न्यायालय व्यक्तियों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाली विधियों की वैधानिकता पर भी विचार कर सकता है और यह विधि युक्ति नहीं है
तो उसे खारिज भी कर सकता है। तब से लेकर आज तक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का यही व्यापक अर्थ लिया जाता रहा है। इस तरह भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश का होते हुए भी इसका अर्थ यथोचित विधि प्रक्रिया के रूप में ही लिया जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। ये बात तो सही है कि राज्य सरकार ही करती है जेल प्रशासन से रिलेटेड नियम और विनियमों के बारे में। भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। ये बात भी सही है भाई, प्रांतीय सरकार यानी राज्यों के हाथ में रहा। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पढ़ते हैं क्यों। जेल और उनका प्रशासन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के तहत मद संख्या 4 में शामिल एक राज्य विषय है। राज्य सरकार के पास विशेष रूप से जेल के प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित शक्ति है। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है। यह जेल अधिनियम 1894 और संबंधित राज्य सरकारों के जेल मैनुअल द्वारा शासित है। इस प्रकार वर्तमान जेल कानूनों, नियमों, विनियमों को बदलने के लिए राज्यों को प्राथमिक भूमिका जिम्मेदारी का अधिकार है। भारत में जेलों को जेल अधिनियम 1894 मुख्य रूप से अपराधियों की हिरासत में रखने और जेलों में अनुशासन एवं व्यवस्था को लागू करने पर केंद्रित है। अतः सेकंड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। ये राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। ये सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट है भाई, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया? तो भाई ये कौन सा संशोधन था भाई? यूपीएससी ने तो डिलीट ही कर दिया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय विधि आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। तो इनमें से कितने संवैधानिक हैं? तो इसमें केवल एक ही संवैधानिक है, वो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। देखो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस उद्देश्य के लिए संशोधन के अंतर्गत एक नए अनुच्छेद 338B का प्रावधान संविधान में किया गया है। इस प्रकार आयोग को एक संवैधानिक निकाय बना दिया गया। NCBC की संरचना। आयोग में 5 सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। सेवा और शर्तों और कार्यालय का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम में नए अनुच्छेद 338B और 342A जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है भाई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है। अतः सेकंड स्टेटमेंट गलत है। यह पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित किया गया था। 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था। इसके पास दीवानी अदालत भी सभी शक्तियां थी। दीवानी अदालत की सभी शक्तियां थी। अच्छा, ठीक है। आयोग की सलाह प्रकृति में अनुशंसनात्मक है और यह स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। ये घटना के 1 वर्ष के भीतर किसी मामले को देख सकता है। ठीक है। NHRC की संरचना। ये बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें 1 सदस्य, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य होते हैं। कोई व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, वो इसका अध्यक्ष बन सकता है। नियुक्ति। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति, केंद्रीय गृह मंत्री और दोनों सदनों में विपक्ष के नेता शामिल हैं। कार्यकाल इसका क्या है? अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए 70 वर्ष की आयु या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले वो पद धारण करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विधि आयोग। राष्ट्रीय विधि आयोग न तो कोई संवैधानिक संस्था है और न ही वैधानिक। यह भारत सरकार के एक आदेश द्वारा स्थापित एक कार्यकारी निकाय है।
पहली बार 1955 में गठित आयोग का हर 3 साल में पुनर्गठन किया जाता है। पूर्णकालिक अध्यक्ष होने के अलावा आयोग में सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आयोग के प्रमुख होंगे। आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, उन्हें स्वीकार और अस्वीकार किया जा सकता है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट और लास्ट है भाई, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा की गई। यह एक सांविधिक निकाय है, अतः फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत। तो भाई पेपर में जाने से पहले संवैधानिक और वैधानिक निकायों के बारे में ढंग से पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाए तो ऐसे निश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निष्पादन राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाते हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी यानी स्थगित किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी शेष हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। ऐसा कोई समय सीमा निर्धारण अपने संविधान में नहीं है। पढ़ते हैं इसके बारे में। तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित सभी संदेहों विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। यदि किसी राष्ट्रपति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के इस तरह के निर्णय की तिथि से पहले किए गए कार्य को अमान्य नहीं किया जा सकता। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 1974 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव इस आधार पर स्थगित या मुलतवी नहीं किया जाता है कि कुछ विधानसभाओं को भंग कर दिया गया है या और चुनाव अभी बाकी हैं। जब एक विधानसभा भंग हो जाती है तो सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने योग्य नहीं रह जाते हैं, भले ही विघटित विधानसभा के नए चुनाव राष्ट्रपति चुनाव से पहले न हों। थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि भारत के संविधान में राष्ट्रपति को उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत विधेयक के संबंध में निर्णय लेने की किसी समय सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है। इस प्रकार राष्ट्रपति बिलों को अनिश्चित काल के लिए लंबित कर सकते हैं। आर्टिकल 111 इसमें विधेयकों पर स्वीकृति। जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित किया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी अनुमति देता है या सहमति रोक सकता है। राष्ट्रपति की वीटो पावर, पूर्ण वीटो, यह संसद द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति वापस लेने की और राष्ट्रपति की शक्ति को संदर्भित करता है। बिल तब समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता है। आमतौर पर निम्नलिखित 2 मामलों में उपयोग किया जाता है। जब संसद द्वारा पारित विधेयक प्राइवेट मेंबर बिल होता है, जब राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति देने से पहले कैबिनेट इस्तीफा देता है, नई कैबिनेट राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है कि वह पुराने कैबिनेट द्वारा पारित विधेयक को अपनी सहमति ना दे। नेक्स्ट है निलंबनकारी वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भारतीय संसद को लौटाता है तो वह निलंबनकारी वीटो का उपयोग करता है। यदि संसद विधेयक को संशोधन के बिना या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उसे अपनी वीटो शक्ति का उपयोग किए बिना विधेयक को अनुमोदित करना होगा। धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति अपने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। पॉकेट वीटो, बिल को राष्ट्रपति द्वारा अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है। जब वह अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है, वह न तो विधेयक को अस्वीकार करता है, न ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है, जेब में रख लेता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के विपरीत, जिसे 10 दिनों के भीतर विधेयक को फिर से भेजना होता है, भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। जब संविधान संशोधन विधेयकों की बात आती है तो राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती है। राष्ट्रपति के राज्य विधेयक संबंधी आर्टिकल 200 और 201 ये दोनों पढ़ के जाना भाई, ठीक है भाई। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है? नहीं भाई। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसा कर सकती है। ये बात बिल्कुल सही है।
लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। दो सही हैं, दो स्टेटमेंट कौन कौन से सही हैं। देखो, फर्स्ट गलत है, क्योंकि वित्त विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक है, इसलिए इसे धन विधेयकों की तरह राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित नहीं किया जा सकता। सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यह सच है कि धन विधेयकों को राज्यसभा द्वारा संशोधित अस्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को बिल को सिफारिशों के साथ बिना सिफारिशों के वापस करना चाहिए, जिसे लोकसभा द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट सही है। हालांकि वित्त विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक है और धन के साथ साथ वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन यूपीएससी ऑफिशियल आंसर की 2023 में केवल 2 कथन ही सही है। इसलिए भाई अपन इसकी अधिक जानकारी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। यह राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है और सबसे छोटी ब्लॉक गांवों का समूह होता है। बात बिल्कुल सही है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। नहीं भाई, मुख्यमंत्री नहीं करता है ये काम, राज्यपाल करता है। तो 2 स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकंड। पढ़ते हैं इसके बारे में। संविधान की 5वीं अनुसूची के आर्टिकल 244 क्लोज 1 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद आदेश द्वारा घोषित कर सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट सही है। जिले को सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई माना जाता है जो अनुसूचित क्षेत्र बनाती है, जबकि सबसे निचली प्रशासनिक इकाई ब्लॉक में गांव का समूह है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 3 में निर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक राज्य के राज्यपाल यहाँ अनुसूचित क्षेत्र के वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक हो उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट देंगे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्य को निर्देश देने तक होगा। निम्नलिखित राज्यों के लिए संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 3 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार राज्यपाल की रिपोर्ट सालाना प्रस्तुत की जानी चाहिए। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 16 क्लोज 4 के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए आर्टिकल 335 द्वारा सीमित होंगी। ये बात सही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। नहीं भाई, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न आरक्षण नीतियों की वैधता का निर्णय करते हुए लगातार दक्षता और योग्यता की धारणाओं का उल्लेख किया है। न्यायालय ने कई निर्णयों इंदिरा साहनी, अन्य बनाम भारत संघ, अन्य 1993, एम नागराज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2006 में आयोजित किया गया है कि संविधान के आर्टिकल 16 क्लोज 4 के तहत बनाई हुई आरक्षण नीतियां सीमित होंगी आर्टिकल 335 द्वारा, जो सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति, एससी और एसटी, अनुसूचित जनजाति के दावों पर विचार करते हुए प्रशासन की दक्षता बनाए रखने का प्रावधान करता है। यह तब किया गया जब संविधान प्रशासन की दक्षता शब्द को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। व्याख्या इस अंतर को बी के पवित्रा सेकंड बनाम भारत संघ 2019 में 2 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा भर दिया गया था, क्योंकि ये माना गया था कि संघ और राज्य के मामलों में प्रशासन की दक्षता को परिभाषित किया जाना चाहिए। समावेशी भावना जहां समाज के विविध वर्गों के लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन की सच्ची आकांक्षा के रूप में प्रतिनिधित्व पाते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह आंतरिक गड़बड़ी से राज्यों की रक्षा करे। यस, अंदर हो या बाहर, जिम्मेदारी केंद्र सरकार। भारत का संविधान किसी राज्य को निवारक निरोध के लिए रखे गए व्यक्ति के लिए कानूनी परामर्श प्रदान करने की छूट देता है। आतंकवाद निरोध अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के सामने अभियुक्त कबूलनामे को सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
नहीं भाई किया जा सकता है, तो भाई इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दो सही हैं। देखो आर्टिकल 355 में कहा गया है कि यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हर राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से बचाए, वह सुनिश्चित करे कि हर राज्य की सरकार उस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखो भाई, भारत के संविधान में आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के अनुसार गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का अधिकार है और अपनी पसंद की कानूनी व्यवसायी द्वारा परामर्श और बचाव करने का अधिकार है। भारत के संविधान के आर्टिकल 22(3) सब क्लोज बी के तहत यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निवारक निरोध प्रदान करने वाला कानून के तहत हिरासत में लिया गया व्यक्ति कानूनी चिकित्सक के परामर्श करने और बचाव करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि हिरासत के आधार पर खुलासा नहीं किया जा सकता। जबकि भारत का संविधान हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निवारक निरोध की प्रारंभिक अवधि के दौरान एक कानूनी व्यवसायी के द्वारा परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से छूट देता है। यह राज्य सरकार को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कानूनी सलाह प्रदान करने से नहीं रोकता है यदि वह ऐसा करना चाहती है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के पास हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने का विवेक आता है। सेकंड स्टेटमेंट सही है। आतंकवाद निरोध अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के सामने आरोपी की कबूलनामे को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है भाई, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए हुए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए अर्ह है। नहीं भाई, नाम निर्दिष्ट नहीं आते इसमें, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित आते हैं। निर्वाचित विधानसभा सीटें जितनी अधिक होंगी उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होगा। नहीं भाई, जितनी सीटें अधिक होंगी वहाँ पर एमएलए के वोट का मान जो है ना, वोट वैल्यू वो है ना, वो कम होगी। पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के एमएलए के वोट के मान से अधिक है। नहीं। पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाचित सीटों की कुल संख्या के अनुपात में अधिक है। तो वही इसमें सिर्फ फोर्थ सही है, बाकी सारे गलत हैं। संविधान के आर्टिकल 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी सहित संसद के किसी सदन या दिल्ली के एनसीटी और संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी सहित राज्यों की विधानसभाओं के लिए नामित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होने के लिए पात्र नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के वोट का मूल्य दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर सहित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या पर आधारित होती है। यदि निर्वाचित विधानसभा सीटों की संख्या में वृद्धि होती है तो उस राज्य के प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य कम हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही नहीं है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य 131 है, जो केरल के 152 वोट से कम है। पुदुचेरी के प्रत्येक विधायक 16 के वोट का मूल्य अरुणाचल प्रदेश 8 की तुलना में अधिक है, क्योंकि पुदुचेरी में कुल निर्वाचित सीटों की कुल संख्या का अनुपात अरुणाचल प्रदेश की तुलना में अधिक है। फोर्थ स्टेटमेंट सही है। संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। यस, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति अरे भाई, संविधान बन के तैयार हो गया, यहाँ पे अभी प्रारूप समिति बनाएंगे। प्रारूप समिति ने तो बनाया है लगभग। तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है। देखो, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए भारत सरकार के फैसले को अधिसूचित किया। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और 26 नवंबर 1950 को लागू किया था। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी। इस समिति को नए संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया था।
जिसमें 7 सदस्य शामिल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, जो कि बी एल मित्र के स्थान पर आए थे। बी एल मित्र का अस्वस्थता के कारण इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। टी कृष्णामाचारी, इन्होंने डीपी खेतान का स्थान लिया था क्योंकि डीपी खेतान की डेथ हो गई थी 1948 में। अतः सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। होमगार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होमगार्ड को होमगार्ड अधिनियम केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समस्थापित किया गया है। केंद्र सरकार के अधीन नहीं है भाई, ये राज्य सरकार के। होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा देने की है। यस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग होमगार्ड बटालियन समस्थापित की गई हैं। यस, 2 स्टेटमेंट सही है। देखो, होमगार्ड की स्थापना होमगार्ड अधिनियम और राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के नियमों, केंद्र सरकार नहीं, के तहत की जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। 18 से 50 वर्ष के आयु के वर्ग के भीतर भारत के सभी नागरिक होमगार्ड के रूप में भर्ती होने के पात्र हैं। होमगार्ड ऑफ इंडिया एक स्वयंसेवी बल है जिसे भारतीय पुलिस के सहायक के रूप में कार्य करने के लिए कार्य सौंपा गया है। गृह रक्षकों की भूमिका आंतरिक सुरक्षा स्थितियों के रखरखाव में पुलिस के लिए एक सहायक बल के रूप में सेवा करना है और समुदाय को किसी भी प्रकार की आपात स्थिति जैसे हवाई हमले, आग, चक्रवात, भूकंप, महामारी आदि में मदद करना है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। 15 बॉर्डर विंग होमगार्ड्स BWHG बटालियनों को सीमावर्ती राज्यों में स्थापित किया गया है। पंजाब में 6 बटालियन, राजस्थान में 4, गुजरात में 2 और मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के लिए एक बटालियन अंतर्राष्ट्रीय सीमा या तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल के सहायक के रूप में काम करेंगे। अतः थर्ड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कृत्य और उस कृत्य से जो जिस अधिनियम के तहत आता है वो दिया हुआ है। अनधिकृत रूप से पुलिस या सेवा की वर्दी को पहनना शासकीय गुप्तबात अधिनियम 1923 के अकॉर्डिंग है, पता नहीं। किसी भी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी को ड्यूटी पर तैनात होने के दौरान जानबूझकर उसे गुमराह करना या अन्यथा उसके साथ हस्तक्षेप करना भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अकॉर्डिंग है, नहीं पता। बंदूक तोप के अनुष्ठान परक गोला दागना जिससे अन्य लोगों को व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है आयुध संशोधन अधिनियम 2019 के तहत है, नहीं पता भाई। कितने स्टेटमेंट है, नहीं सही है, पता नहीं। देखते हैं डायरेक्ट आंसर। भाई इसमें 2 स्टेटमेंट सही हैं, कौन कौन से देखते हैं। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम में यह कहा गया है कि वर्दी का अनधिकृत उपयोग, रिपोर्ट का मिथ्याकरण, जालसाजी, प्रतिरूपण और झूठे दस्तावेज यदि कोई व्यक्ति प्रवेश पाने के उद्देश्य से या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निषिद्ध स्थान पर प्रवेश पाने में सहायता करने के लिए या उसके लिए पुलिस या सैन्य वर्दी पहनने वाले राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल कोई अन्य उद्देश्य दोषी होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम में कहा गया है कि किसी भी निषिद्ध स्थान के आसपास कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस अधिकारी या गार्ड, संतरी, गश्ती या अन्य सामान कर्तव्य के संदर्भ में किसी भी पुलिस अधिकारी जानबूझकर गुमराह या अन्यथा हस्तक्षेप या बाधा नहीं डालेगा निषिद्ध स्थान। सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। फिर है शस्त्र संशोधन अधिनियम 2019 ये सुनिश्चित करता है कि जश्न मनाने के लिए जल्दबाजी और लापरवाही से आग्नेय शस्त्रों का उपयोग करने वाले मानव जीवन या दूसरों के व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वालों को 2 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, लाख या दोनों के साथ भी हो सकता है। ठीक है भाई, थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो ये अपना पेपर हो गया 2023 का। अब लास्ट पेपर बचा है 2024 का। और अगर आप बुक लेना चाहते हो तो धर्मेंद्र जी जाखड़ सर की बुक आप ऑर्डर कर सकते हो, जिनकी बुक की मैं खुद रीडिंग लगा रही हूँ। और ठीक है, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।